नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आप सबके साथ अनूप। कानून की रक्षा करने वाली खाकी जब खुद वसूली के धंधे में उतर जाए तो जनता किस पर भरोसा करे। लेकिन दिल्ली से आई एक खबर पुलिस महकमे को शर्मसार करने वाली है। कल तक जो पुलिस वाला जनता की सुरक्षा का दम भर रहा था और अब वो अवैध उगाही कर रहा है। आज वो खुद कानून की नजरों से चोरी हो गया। जी हां, वसूलीबाज पुलिस वाला अधिकारी जो है अब लापता है। क्या यह गिरफ्तारी से बचने का कोई नया पैंतरा है या फिर वर्दी के पीछे छिपे किसी बड़े सिंडिकेट का राज वो छुपाना चाहता है? इसी दागदार खाकी की हर परत खोलेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। राजधानी दिल्ली में कानून के रखवाले ही जब लुटेरे बन जाएं, तो इंसाफ की गुहार किससे लगाई जाए? दिल्ली पुलिस की एंटी नारकोटिक्स सेल में चल रहे एक ऐसे ही सनसनीखेज उगाही सिंडिकेट का पर्दाफाश हुआ है। सीबीआई ने एक ऐसे खेल को पकड़ा है जिसकी स्क्रिप्ट किसी फिल्म विलेन ने नहीं बल्कि दिल्ली पुलिस के एक इंस्पेक्टर ने लिखी थी। मामला शुरू होता है एक नाइजीरियन ड्रग तस्कर कौलाई फिलिप की गिरफ्तारी से। पुलिस को उसके फोन में 500 नंबर मिले। आमतौर पर पुलिस इन नंबरों का इस्तेमाल ड्रग नेटवर्क तोड़ने के लिए करती है, लेकिन इंस्पेक्टर सुभाष चंद्र के लिए ये नंबर अलादीन का चिराग बन गए। सूत्रों के मुताबिक इंस्पेक्टर सुभाष चंद्र इन नंबरों पर नोटिस भेजकर लोगों को बुलाता था, उन्हें एनडीपीएस एक्ट में फंसाने की धमकी देता और फिर शुरू होता था सौदेबाजी का दौर। एक एक शख्स से 15 से 20 लाख रुपए वसूल कर उन्हें क्लीन चिट दे दी जाती थी। सीबीआई की रेड में हेड कांस्टेबल अजय 20 लाख की रिश्वत के साथ दबोचा गया, लेकिन मास्टरमाइंड इंस्पेक्टर सुभाष चंद्र फरार होने में कामयाब रहा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली सवाल उन बड़े कंधों पर है जिनके दम पर ये इंस्पेक्टर नाच रहा था। 8 दिसंबर को ट्रांसफर हुआ, 4 दिन बाद उसे रुकवा दिया गया। फिर साउथ दिल्ली में तैनाती के बावजूद उसे द्वारका जिला में अटैच करवाया गया। आखिर पुलिस मुख्यालय में बैठा वो कौन सा आका है जो इससे दागी इंस्पेक्टर पर इतना मेहरबान था? क्या ये वसूली की रकम सिर्फ इंस्पेक्टर की जेब तक जा रही थी या ऊपर तक भी इसके हिस्सेदार थे? एक पीड़ित की हिम्मत ने इस पूरे नेक्सस को हिला दिया, लेकिन सवाल वही है, जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो ड्रग्स के खिलाफ जंग कैसे जीती जाएगी? क्या सीबीआई की जांच उन आईपीएस अधिकारियों तक पहुंचेगी जिनके संरक्षण में ये उगाही का अड्डा फल फूल रहा था? ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो रिपोर्ट देख लिया आपने। आप समझ गए होंगे कि वही खाकी है जिस पर जनता कानून की रक्षा या खुद की रक्षक होने के लिए कहती कि भाई हमारे रक्षक हैं। लेकिन अगर ये भक्षक बन जाते हैं तो क्या होता है? वसूलीबाज बन जाते हैं। इनमें और अपराधियों में अंतर क्या रह गया? यही बड़ा सवाल है। लेकिन सवाल एक और बड़ा है कि आखिर कौन वो बड़ा अधिकारी है, कौन वो सिंडिकेट है जिसे बचाने की कोशिश की जा रही है? एक कहा जा रहा है हेड कांस्टेबल को गिरफ्तार कर लिया गया, एक नुमाइंदे की गिरफ्तारी हो गई, 49 लाख रुपए बरामद हो गए। इसी पर हम हर एक परत खोलेंगे और हमारे साथ हमारे साइटी हेड सुबोध जैन जुड़े हुए हैं, स्टूडियो में हमारे साथ हैं। सुबोध जी, मैं हैरान हूं इस बात से कि भाई अगर 500 नंबर हैं, हम मान लेते हैं 300 लोग 200 लोगों को भी बुलाया होगा उन्होंने, अगर पूछताछ के लिए सुभाष चंद्र जो इंस्पेक्टर थे। करोड़ों का खेल है ये, और जाहिर तौर पर किसी एक आदमी के बूते की बात नहीं है। तो क्या यह मान लिया जाए कोई बड़ा अधिकारी था उसके संपर्क में, या फिर उससे बचाने के लिए शख्स जो है आरोपी गायब हो गया? देखिए अनूप, इस पूरे मामले के अंदर जितनी जानकारी अभी तक प्राप्त हुई है जी, उसमें ये तो बड़ा स्पष्ट नजर आ रहा है कि इसके ऊपर किसी बड़े अधिकारी का हाथ था, क्योंकि जिस तरह से ये द्वारका डिस्ट्रिक्ट के नारकोटिक सेल में तैनात था सुभाष चंद्र, जो आरोपी फरार चल रहा है जी, और इसका ट्रांसफर 2024 दिसंबर में नॉर्थ रोहिणी डिस्ट्रिक्ट के लिए किया गया और वो आदेश 4 दिन बाद कैंसिल करके इसको साउथ डिस्ट्रिक्ट में भेज दिया गया। साउथ में जाने के बाद वहाँ जो तत्कालीन डीसीपी थे उन्होंने भी इसको चार्ज दिया तो नारकोटिक सेल का दिया जी। लेकिन जब नारकोटिक सेल में काम कर ही रहा था तो ऐसा क्या कारण था कि इसको अटैच करा के दूसरी रेंज में भेजना पड़ा? मैं आपको यहाँ बता दूं कि जो द्वारका डिस्ट्रिक्ट है वो अलग रेंज में है और दक्षिणी जिला जो है वो अलग रेंज में है। तो रेंज अगर चेंज करनी है विदाउट ऑफिशियल ट्रांसफर तो वो सीनियर ऑफिसर पुलिस हेडक्वार्टर में जो बैठे हैं वही कर सकते हैं।
कम से कम स्पेशल सीपी या जॉइंट सीपी लेवल के अधिकारी ही कर सकते हैं। तो उस स्तर पर उसको मदद की गई और उसको दक्षिणी जिला की बजाय वापस द्वारका के नारकोटिक सेल में तैनात कर दिया। तो नारकोटिक सेल में भेजा तो इलाके के जो डीसीपी हैं वो भी इसमें इन्वॉल्व रहे होंगे। तो ये पूरा जो खेल है इसके अंदर केवल एक सुभाष का आरोपी है। बिल्कुल। और देखिए बहुत बड़ी बात यह है कि एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है, हेड कांस्टेबल बताया जा रहा है, नाम उसका अजय, और लगभग 20 लाख कैश उसके पास से बरामद। सवाल तो यह भी है कि अगर एक हेड कांस्टेबल के पास 20 लाख रुपए कैश मिलते हैं तो कितना बड़ा नेक्सस होगा, आप समझ सकते हैं। क्योंकि 500 लोगों का नंबर मिला था, एक जो किसी की गिरफ्तारी हुई थी नारकोटिक्स मामले में, और उसके बाद इन 500 नंबरों को खंगाला जाता है कि भाई इसका नेक्सस कहां है। लेकिन पुलिस इन नंबरों को देखिए अलादीन का चिराग समझती है, और इंस्पेक्टर सुभाष चंद्र जो है वो एक एक शख्स को नोटिस भेजता है और उन्हें पूछताछ के लिए बुलाता है। लेकिन सिर्फ पूछताछ नहीं हो रही थी, यहां तो भाई वसूली का नेटवर्क चल रहा था। हर एक शख्स को डराया धमकाया जाता कि आपको एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाएगा, और इस डर से पैसे की डिमांड होती थी, और ऐसे वैसे नहीं, 15 से 20 लाख रुपए। अब सवाल तो यही उठ रहे हैं भाई कि अगर 500 नंबरों में से अगर 100 लोगों को भी बुला लिया, 200 लोगों को भी बुला लिया, तो भाई जान बचाने के लिए लोग पैसे तो देते ही होंगे। लेकिन एक तो या फिर कोई सिंडिकेट है इसके पीछे, या फिर कोई बड़ा अधिकारी जिसके ऊपर सवाल खड़े तो हो रहे हैं। एक हेड कांस्टेबल की गिरफ्तारी, तो इंस्पेक्टर जो मुख्य आरोपी है सुभाष चंद्र फरार हो जाता है। क्या कानून इतना कमजोर है कि भाई दिल्ली पुलिस के नाक के नीचे सब कुछ होता रहा, लेकिन किसी को पता तक नहीं चला? बिना किसी सहारे, बिना सपोर्ट के संभव ही नहीं था। नाइजीरियन ड्रग तस्करी से जुड़े मामले के तार देखिए कहां कहां पहुंचे। इंस्पेक्टर ने मोबाइल फोन से नंबर निकाल लिया, सुभाष चंद्र नाम बताया जा रहा है। तस्कर से जो मोबाइल जब्त किए गए उस फोन से नंबर निकाले गए और 500 नंबर मिले थे। ये फीड थे, पुलिस को पता लगाना था कि भाई आखिर ये नंबर कहां से हैं, किन से थे, और लेकिन पुलिस ने यहां इसे उगाही का सेंटर बना लिया। इन सभी नंबर को कॉल करके बुलाया गया, नोटिस दिया गया, पूछताछ की गई। लेकिन बड़ा सवाल है कि भाई आप ट्रांसफर हो जाता है, आपका वापस आ जाते हैं, किस जुगाड़ से भी रीजन चेंज कर लेते हैं आप। मतलब कहीं ना कहीं किसी बड़े अधिकारी के सरपरस्ती में यह शख्स था सुभाष चंद्र, जो अब फरार है। अब सवाल तो यह भी उठ रहे हैं कि फरार है या फरार कराया गया, क्योंकि अगर किसी बड़े सिंडिकेट का हाथ है तो इस सिंडिकेट हो सकता है खाकी का कोई बड़ा अधिकारी भी हो सकता है, क्योंकि ये ट्रांसफर पोस्टिंग सीधे सीधे आप समझिए पीएचक्यू में होता है, पुलिस हेडक्वार्टर के जरिए। तो भाई वहां कोई बैठा है या फिर कोई और है जो सुभाष चंद्र जैसे खाकी के दागदार को अपनी सरपरस्ती में अपराध करने की खुली छूट दे रहा था, और यही किया उसने। करोड़ों का खेल नारकोटिक्स के जरिए उसने किया ऐसा, और अब लापता है। 20 लाख आप समझिए, मैं अभी भी कह रहा हूं 20 लाख कैश बरामदगी अगर अजय के पास हुई, जो हेड कांस्टेबल बताया जा रहा है, एक अदना सा आदमी, 20 लाख कैश, तो आप समझिए उस पुलिस अधिकारी के पास, इंस्पेक्टर के पास कितने पैसे होंगे। मैं सुबोध जी आपके पास ही आ रहा हूं, आपको नहीं लगता है? चलिए हम सुबोध जी के पास भी जाएंगे, लेकिन पूरा मामला एक बार फिर आपको समझा रहे हैं। देखिए 500 लोगों के नंबर फीड थे नाइजीरियन ड्रग तस्कर के मोबाइल में, लेकिन ये नंबर इस सिंडिकेट को बेनकाब करने के लिए नहीं, पुलिस ने इस्तेमाल किया इसे उगाही के लिए। जी हां, सुभाष चंद्र वो इंस्पेक्टर जो नारकोटिक्स में तैनात था डिपार्टमेंट में, वो 500 नंबरों को बारी बारी से कॉल करता, उन्हें नोटिस देकर पूछताछ के बहाने बुलाता और धमकाता था कि अगर आपने बात नहीं मानी, पैसे नहीं दिए, तो भाई आपको एनडीपीएस एक्ट के तहत जेल जाना पड़ेगा। और मरता क्या नहीं करता। जो लोग थे इससे जुड़े, उन लोगों ने पैसे दिए और क्लीन चिट। जी हाँ, इस सिंडिकेट को खत्म करना था, लेकिन भाई ये सुभाष चंद्र जैसे इंस्पेक्टर ने तो इनको क्लीन चिट देना शुरू कर दिया। आरोपी इंस्पेक्टर पर सैकड़ों लोगों को शिकार बनाने का आरोप है। सैकड़ों मतलब समझिए 100 से ज्यादा। अगर एक आदमी से 10 लाख भी लिए होंगे, आप समझ लीजिए खेल करोड़ों का है। तस्वीरें में कुशलपाल सिंह दिख रहे हैं आपको, पुलिस उपायुक्त हैं, और सवाल ये उठता है कि कौन बड़ा अधिकारी है जिसके सरपरस्ती में ये खेल चल रहा था। और सुबोध जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सुबोध जी, ये बड़ा रैकेट, बड़ा खेल, क्योंकि आप जिन नंबरों के आंकड़ों की बात कर रहे हैं, 500 नंबर बताया जा रहा है। 500 में मैं कह रहा हूं 100 मान लेते हैं, 200 मान लेते हैं, तो भी करोड़ों का खेल था। अब सवाल यह उठता है
कि सुभाष चंद्र जैसे अपराधी, मैं तो अपराधी कहूंगा, पुलिस इंस्पेक्टर जरूर होंगे वो, लेकिन खाकी के अंदर बैठा ये अपराधी फरार हो जाता। फरार हुआ या करा दिया गया? सुबोध जी। देखिए अनूप, मैं आपको बताता हूँ कि अभी जो रात हमारे पास जानकारी थी और दोपहर तक जानकारी थी, उसके अंदर ये बताया जा रहा था 20 लाख रुपए हेड कांस्टेबल अजय से बरामद हुए हैं जी। जो अपडेट सीबीआई की तरफ से आया है वो आया ये है कि ये अजय हेड कांस्टेबल जो था, इसने शिकायतकर्ता से 15 लाख रुपए की डिमांड की थी जी। और 2 लाख रुपए इनिशियली लेते हुए, पार्ट पेमेंट लेते हुए अरेस्ट किया गया। और जब उनके नारकोटिक सेल के दफ्तर की तलाशी ली गई तो वहां से 48,87,000 रुपए नगद मिले हैं और इस पैसे का किसी के पास कोई हिसाब नहीं ये है। पैसे थे कहां? ये पैसे नारकोटिक सेल से मिले हैं, वो किस जगह से मिले हैं, किसके दफ्तर से, किसकी दराज से, ये सीबीआई ने खुलासा नहीं किया। पहली बात तो ये कि 50 लाख रुपए करीब की रकम जो है वो बरामद हुई है, वो कैश में बरामद हुई है। तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा रैकेट चल रहा होगा। और सवाल ये भी है कि एक इलाके का डीसीपी जो पूरे इलाके में कानून व्यवस्था की सही चाक चौबंद कराने की जिम्मेवार होता है, अगर उसके अपने मातहतों के बारे में जानकारी नहीं है तो ऐसे अधिकारी पर सवाल उठता है वो काबिल भी है या नहीं है, या फिर वो अधिकारी जो डीसीपी है वो भी कहीं इन्वॉल्व तो नहीं है। बिल्कुल। एक कहानी। और दूसरी बात मैं आपको बताता हूं, इस पूरे मामले में सीबीआई भी सवालों के घेरे में है। सवालों के घेरे में इसलिए कि सीबीआई ने अपनी जो स्टेटमेंट, ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया है उसमें इंस्पेक्टर सुभाष के नाम को खा गए हैं। इंस्पेक्टर सुभाष का कहीं जिक्र नहीं किया गया है। और दूसरी बात है, रात जब विक्टिम के जो पीड़ित था जिसने शिकायत सीबीआई को दी थी, उसकी शिकायत के आधार पर जब वहां रेड की गई तो उस शिकायतकर्ता ने एक पीसीआर कॉल भी की है। पीसीआर कॉल में सीधा सीधा आरोप लगाया गया है कि पुलिस और सीबीआई मिले हुए हैं, क्योंकि वहां पर अजय के साथ में सुभाष को भी डिटेन कर लिया गया था, लेकिन 20-30 पुलिस वालों की मौजूदगी में सुभाष वहां से भागने में फरार कामयाब हो गया। अब सवाल यह है कि क्या पुलिस वालों ने उसको भगाया या फिर सीबीआई ने उसको ऐसा छोड़ दिया कि जा भैया भाग जा, तो ये बाद में देख लेंगे। और सुभाष का केस के अंदर जो स्टेटमेंट जारी की गई उसका जिक्र क्यों नहीं है? बिल्कुल। और कहानी ये भी आ रही है कि जिस समय सुभाष द्वारका और साउथ डिस्ट्रिक्ट में तैनात रहा, उस समय जो वहां एक डीसीपी हुआ करते तो आजकल सीबीआई में डेपुटेशन पर है। तो मतलब ये तो बहुत बड़ा नेक्सस हो गया। ये तार तो खुद ब खुद जुड़ रहे हैं सुबोध जी। सीबीआई में डेपुटेशन, नारकोटिक्स में थे और शायद जान पहचान वहीं से। और ये बड़ी बात है कि भाई अब सुभाष जिसका जिक्र हम कर रहे हैं, सुभाष चंद्र, उनका नाम नहीं है सीबीआई के इंक्वायरी लिस्ट में। सीबीआई की इंक्वायरी लिस्ट में उनका नाम हो सकता है शामिल हो, लेकिन अभी अब या तो ये हो सकता है कि अपनी जो फजीयत हो रही है कि सीबीआई के हाथों कई बार ऐसा हो चुका है कि दिल्ली पुलिस के थानेदार उनको गच्चा देकर भागने में कामयाब रहे हैं, उनकी 2-3 रेड फेल हुई हैं। तो या तो ये है कि अपनी जो नाकामयाबी और अपनी नाकाबिलियत छुपाने के लिए सीबीआई ने सुभाष का जिक्र नहीं किया और सुभाष के बारे में कहीं स्टेटमेंट में कहीं कोई कहानी नहीं आ रही है, जबकि आरोपी सीधा सीधा आरोप लगा रहा है, जिसने शिकायत सीबीआई को दी है, जिसने पैसे भी दिए, जिसकी शिकायत के आधार पर सीबीआई ने वहां रेड की है। वो शिकायतकर्ता ये कंप्लेन करती हैं कि रात को करीब 12 बजे पीसीआर कॉल होती है, दिल्ली पुलिस के रिकॉर्ड में कॉल दर्ज है और उसमें वो बताया जा रहा है कि जब उसको एसएचओ उसको लिखा गया है, उसको नहीं जानकारी रही होगी कि इंस्पेक्टर सुभाष और अजय जो हेड कांस्टेबल, इन दोनों को सीबीआई ने वहां पर डिटेन कर लिया, लेकिन 20-30 पुलिस वालों की मौजूदगी में इंस्पेक्टर सुभाष वहां से भागने में कामयाब रहा और सीबीआई भी पुलिस से मिली हुई है। ये वर्ड है कंप्लेन के जो रिकॉर्ड में दर्ज हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर आप किसी आदमी की शिकायत करनी है तो आदमी कहां जाएगा? अगर एक सिपाही हवलदार की शिकायत करनी है एसएचओ के पास जाएगा, जाहिर है। एसएचओ भी मिला तो डीसीपी के पास जाएगा, वहां भी सुनवाई नहीं हो रही तो किसी एंटी करप्शन एजेंसी के पास जाएगा। अगर वो भी मिले हुए हैं तो क्या आदमी किसके पास जाएगा? ट्रंप तो यहाँ पे आके किसी का समाधान करेंगे नहीं समस्या होगा। बिल्कुल। क्या आप सोचते हैं कि किसी इंटरनेशनल कोर्ट में इंसान जाए, हिंदुस्तान में रहने वाला, किसी शहर के छोटे से कोने में रहने वाला, तो आप पुलिस मिली हुई है, एसएचओ मिला हुआ है, डीसीपी लेवल के अधिकारी पर उंगलियां उठ रही हैं, पुलिस हेडक्वार्टर इन्वॉल्व नजर आ रहा है, सीबीआई पर भी आरोप लग रहे हैं। तो ये तो ऐसा लगता है कि भगवान ही मालिक है और सरकार नाम की कोई चीज इस देश में बची नहीं है। कहां जाए सुबोध जी? न्याय के लिए कहां जाए? जो शख्स पैसे दे रहा है, जिससे घूस की मांग की गई थी, जो पैसे दे रहा है, वो शिकायत कर रहा है, उसकी बात को अनसुनी कर दी जा रही है। भाई आरोपी कोई और है, गिरफ्तार हो रहा है कोई और, किसी को छोड़ दिया जाता है। और बताइए 10-12 पुलिस वालों के सामने से कोई कैसे भाग सकता है? ये तो सबसे बड़ा सवाल है। दिल्ली पुलिस देश की शान, उसके नाक के नीचे से भाग रहा है कोई। देखिए अनूप, इस मामले में एक चीज और बताना चाहूंगा कि दिल्ली पुलिस में कभी 2020-21 में आरोप लगा करते थे कि ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम पर जो है पैसे का लेन देन होता है। अब चूंकि पैसे का लेन देन देने वाला और लेने वाला बंद कमरे में करते हैं तो स्पष्ट तो हो नहीं पाता है। लेकिन जब आप किसी आदमी को विदाउट मेरिट कहीं अपॉइंट करते हैं, एक आपने एक सिस्टम बनाया,
एक अपना ऑफिस मेमोरेंडम बनाया, आपने एक अधिसूचना जारी करी या दिशा निर्देश जारी किया कि कोई भी अधिकारी योग्यता के आधार पर 2 या 2.5 साल कहीं पर एसएचओ पोस्टिंग रहेगा, फिर 2 या 2.5 या 3 साल के बाद उसका टर्म खत्म हो जाएगा, उसको दोबारा एसएचओ लगाया जाएगा। तो ये नियम तो पुलिस अधिकारी बनाते हैं। बिल्कुल। तो 2021 के अंदर ऐसे बड़े आरोप लगते थे कि 20, 30, 40, 50 लाख रुपए में पोस्टिंग हुआ करती थी। और शायद यही कारण रहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहाँ पर एजीएमयूटी कैडर के जो अधिकारी हैं, जो दिल्ली पुलिस के बेसिकली पैरेंट कैडर माना जाता है, उन लोगों को सीपी की पोस्ट से दूर कर दिया। पहले अस्थाना साहब आए, उसके बाद संजय अरोड़ा साहब आए। तो उस समय में ये काफी हद तक इस तरह के आरोप लगने बंद हो गए थे। अब जब से इनके अपने कैडर के अधिकारी आए हैं, दिल्ली पुलिस में इस तरह की चर्चाएं फिर शुरू हो गई हैं कि एसएचओ की पोस्टिंग करने के लिए पैसों की डिमांड शुरू हो गई है। अब वो डिमांड कितनी हद तक सही है गलत है, ये तो अधिकारी बता पाएंगे। हालांकि इस बारे में पुलिस हेडक्वार्टर ने एक दावा किया है कि उसके लिए कमेटी बनाई गई है। वो कमेटी जो उन्होंने रूल्स फ्रेम करे हैं उसके अकॉर्डिंगली ट्रांसफर पोस्टिंग करती है। और कहीं पे अगर उनको लगता है बेहतरी करने के लिए तो उसके अंदर थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन हो जाता है। लेकिन फिर सवाल उठता है कि आप एक अधिकारी जिसके ऊपर कोई दाग नहीं है उसको 2 साल से हटा देते हैं, जबकि 3 साल रहना चाहिए। एक अधिकारी जो 5, 6, 7 साल से लगातार एसएचओ है उसके खिलाफ आप कुछ भी नहीं करते हैं। एक अधिकारी जो थोड़ा बहुत दागी है, टिंटेड है, जिसके खिलाफ आरोप है, उसको आप कार्रवाई नहीं करते। सीबीआई रेड के ऊपर एक प्रोसीजर बनाया, सीबीआई रेड होगी तो इलाके के एसएचओ को लाइन हाजिर कर दिया जाएगा। लेकिन सकरपुर थाना, 1-2 थाने और भी हैं जहां पर जो एसएचओ उनको कोई उनके खिलाफ एक्शन नहीं हुआ है। तो ऐसा नजर आ रहा है कि पुलिस हेडक्वार्टर में जो कमान संभाली हुई जिन अधिकारी ने, वो सिस्टम को या तो चला नहीं पा रहे हैं और या फिर उनके सलाहकार जो है उनको गलत सलाह देके गुमराह कर रहे हैं। और देखिए ये बहुत बड़ी बात है, आपने ट्रांसफर पोस्टिंग की बात करी, यही सुभाष चंद्र जिनका जिक्र हम कर रहे हैं, इनकी भी ट्रांसफर हो जाती है। रसूख इनका ऐसा कि भाई 4 दिन बाद वापस आ जाते हैं रीजन चेंज करके। मतलब इनके रसूख की मैं बात कर रहा हूं कि भाई इतना छोटा आदमी इतने बड़े लेवल पर बड़े बड़े काम कर रहा है तो बिना किसी बड़े आदमी के हाथ के नहीं हो सकता है। सुबोध जी देखिए, ये तो निश्चित है कि कोई भी अधिकारी, हवलदार, सिपाही है, जो भी अधिकारी इंस्पेक्टर लेवल का अधिकारी है, तो उसकी ट्रांसफर पोस्टिंग पुलिस हेडक्वार्टर करता है। कुछ खास मामलों के अंदर होता है कि डिस्ट्रिक्ट डीसीपी को अधिकार रहता है कि कोई आदमी लाइन में तो उसको किसी चीज का चार्ज दे दे, डीआईयू का, स्पेशल स्टाफ का, एटीएस का, जो छोटी छोटी यूनिट हुआ करती हैं। लेकिन आप एसएचओ, एडिशनल एसएचओ या जिसको एलएनडीओ, इंस्पेक्टर एलएनडीओ बोलते हैं, इन्वेस्टिगेशन बोलते हैं, वो सारे आदेश जो है पुलिस हेडक्वार्टर से ही होते हैं। अब अगर आपने पर्टिकुलर कुछ सेल स्टैब्लिश करी है किसी यूनिट डिस्ट्रिक्ट के अंदर, तो नारकोटिक्स है, तो नारकोटिक्स में जब आप पुलिस ऑर्डर निकालती है तो पहला लिखते हैं कि नारकोटिक्स से उसको वहां भेजा गया है। बिल्कुल, मतलब डिस्ट्रिक्ट नारकोटिक्स से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में भेजा गया है। लेकिन एक दूसरा आदेश आता है तो दूसरे डिस्ट्रिक्ट से डिस्ट्रिक्ट में भेजा गया, मतलब नारकोटिक्स में नहीं लगाया गया है। जब उसको रोहिणी का उसका ट्रांसफर किया गया था तो रोहिणी डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक थाने के अंदर उसको इंस्पेक्टर लैंड एंड ऑर्डर बनाया गया था। लेकिन जब वो 4 दिन बाद आदेश रद्द हुआ तो उसको साउथ डिस्ट्रिक्ट में ट्रांसफर किया गया, लेकिन डिस्ट्रिक्ट में ट्रांसफर किया गया, नारकोटिक्स में नहीं किया गया। लेकिन वहां के जो डीसीपी थे उनको नारकोटिक्स स्क्वाड के अंदर उसको इंस्पेक्टर बना देते हैं। उसके थोड़े दिन बाद में वो डाइवर्ट कैपेसिटी पर रेंज चेंज करके द्वारका चला जाता है। तो ये पूरा घालमेल है और इसके अंदर बड़े अधिकारी इन्वॉल्व है। और जानकारी ये भी आई है कि अभी 2 महीने पहले दिल्ली पुलिस ने गृह मंत्रालय के कड़े रुख के कारण, मतलब मैं आपको बता दूं, गृह मंत्रालय के कड़े रुख के कारण से एक आईपीएस थे शंकर चौधरी, जिन्होंने एक नाइजीरियन को अवैध तरीके से हिरासत में लेकर वसूली की थी, इस तरह के आरोप थे। उनकी जांच की गई थी, बड़ी लंबी जांच चली, तो ज्वाइंट सीपी जो साउथ होते थे उन्होंने इस मामले के अंदर विजिलेंस में रिपोर्ट दर्ज कराई, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी। कहा यह भी जा रहा है और जानकारी आ रही है कि जो इंस्पेक्टर सुभाष है यही उस नाइजीरियन के पास में शंकर चौधरी को लेकर गया था। और इस मामले की जो इन्वेस्टिगेशन दिल्ली पुलिस ने करी है, जो जांच करी है, उसके अंदर ये इंस्पेक्टर सुभाष और ये हवलदार जो अरेस्ट हुआ है, इन दोनों के बयान भी दर्ज हैं। इन दोनों के बयान के आधार पर कार्रवाई चल रही है। तो दिल्ली पुलिस में बहुत बड़ा खेल चल रहा है। और मैं आपको ये भी स्पष्ट कर दूं कि यहाँ दिल्ली पुलिस के स्तर पर किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होनी है, क्योंकि दिल्ली पुलिस का इतिहास रहा है कि भ्रष्टाचार के मामलों में जब बड़े लोगों के नाम शामिल हो जाते हैं तो कार्रवाई नहीं होती है। कोई सिपाही, हवलदार, थानेदार है, इंस्पेक्टर तक भी है तो हो जाएगी, लेकिन अगर तार किसी बड़ी जगह जुड़ रहे हैं बिल्कुल तो निश्चित तौर पर कार्रवाई नहीं होगी। बिल्कुल। और देखिए सवाल सिर्फ पुलिस तक नहीं है, दिल्ली पुलिस पर नहीं है, आपने सीबीआई का जिक्र कर दिया, सवाल ये भी उठ रहे हैं कि भाई पहले से पता था अजय और सुभाष कहीं ना कहीं मिले हैं साथ में और पहले से रेड हुई थी, वहां भी थे, उसके बाद उसका नाम नहीं होना बहुत सवाल खड़े कर रहा है। जांच तो हो रही, सीबीआई जांच भी कर रही है, सीबीआई भी कर रही है, पुलिस की टीम भी है, लेकिन चूक कहां हो गई? क्या विजिलेंस भी नजर नहीं रखती ऐसी चीजों पर? देखिए, मैं आपको अनुप जी एक चीज बताना चाहूंगा कि जो दिल्ली के अंदर ना, आप अगर पूरे सिस्टम पर, आप भी पत्रकारिता इतने साल से कर रहे हैं और भी लोग जानते हैं, जो वो समझते हैं कि दिल्ली पुलिस में जब किसी आईपीएस का नाम किसी मामले में आता है जी, या कोई आईपीएस शक के घेरे में आता है तो जांच के नाम पर खानापूर्ति की जाती है, क्योंकि एक पूरा एक सिस्टम है, गठजोड़ है, जो अपने लोगों को बचाने का काम करता है।
आपने जिस विजिलेंस की बात करी, उस विजिलेंस के पास में एक जांच गई थी, और जांच ये थी कि दिल्ली पुलिस के करीब 5 दर्जन डीसीपी लेवल के अधिकारियों ने खरीद फरोख्त वगैरह के जो मामले थे, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे चलते थे, यूनिट के अंदर चलते थे, उसमें 100 या 200 करोड़ रुपए का घोटाला कर दिया। 100 या 200 करोड़ रुपए का उस घोटाले की जांच विजिलेंस में गई थी, और वो जांच कहां चल रही है आज तक किसी को कुछ नहीं पता। साल 2 साल हो गए उस बात को। और दूसरी बात, दिल्ली पुलिस में एक डीसीपी हुआ करते थे नई दिल्ली के अंदर, कॉमनवेल्थ के दौरान में फर्जी बिलिंग करके, खाने की बिलिंग जी, खाने के नाम पर 12-13 करोड़ रुपए की फर्जी बिलिंग कर दी गई, पेमेंट कर दी गई, और ऐसे वेंडर को कर दी गई जिसके तार कहीं आपस में जुड़े हुए थे। उस मामले की भी जांच शुरू हुई थी। जो उसमें जो हवलदार और थानेदार लेवल के अधिकारी थे, एक दो उनको हटा भी दिया गया था, लेकिन जांच बट्टे खाते चली गई। अभी पीछे एआई समिट हुआ था, इसके अंदर भी इस तरह की चीज आई कि खाने के नाम पर जो बिलिंग हुई उसके अंदर फर्जीवाड़ा हुआ, उसमें भी खेल हो गया, वहां भी कुछ नहीं हुआ। इससे पहले एक दिल्ली पुलिस में अंदर डीसीपी होते थे, पहले वो आउटर में रहे कहीं, उन पर करप्शन के आरोप लगाए, उनको हटा दिया गया। हटाने के बाद कुछ ही महीनों में उनको एयरपोर्ट लगा दिया गया, एयरपोर्ट में फिर करप्शन के चार्ज लगे, वहां से हटा दिया गया, वहां से लगाने के बाद नई दिल्ली लगा दिया गया। अरे भैया, आप 1.5 साल के अंदर एक अधिकारी को 3 डिस्ट्रिक्ट में ट्रांसफर कर रहे हैं, या तो बहुत ज्यादा काबिल है तो उसको रखो ना 2-3 साल, और नाकाबिल है तो घर में बैठाओ। तो यहाँ पूरा सिस्टम ये चलता है कि जो बड़े अधिकारी हैं और जिनके जो कंधे पर आईपीएस लिख दिया जाता है, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है। अब सुबोध जी, सवाल देखिए ये भी है कि भाई जो कर रहा है गलत काम वो पुलिस वाला, जिसे जांच करना है वो पुलिस वाला, उसके ऊपर जिसे जांच करना है वो भी पुलिस वाला। आखिर कहां जाएगा इंसान? देखिए अनूप, इस केस के अंदर क्या है कि हम ये कह दें कि सारे पुलिस वाले गलत हैं, वो तो नहीं है। पुलिस के अंदर भी अच्छे अधिकारी हैं, लेकिन समस्या क्या है कि जब ऊपर की सीट पर बैठे हुए लोग पैसे के भूखे हो जाते हैं और वो फिर अनड्यू डिमांड्स करते हैं, जो काम फ्री का है उसके लिए पैसे लगते हैं, तो नेचुरल सी बात है, अगर आप किसी थाने के अंदर पोस्टिंग करने के लिए 50 लाख रुपए लेते हैं, तो वो एसएचओ जो पैसे दे रहे हैं इंस्पेक्टर, वो पैसा कहां से लाएगा? वो पैसा अपराधियों से लाएगा, वो अपराधियों से लाएगा, बिल्कुल ऐसे लोगों से लाएगा जो गलत काम करते हैं। तो उसका नतीजा क्या होगा? समाज के अंदर अपराध बढ़ेंगे, अराजकता बढ़ेगी। शुरुआत तो भाई डिपार्टमेंट के अंदर से ही हो रही है। ये करप्शन नॉर्मली ऊपर से चलता है, नीचे से कहीं नहीं जाता है। एक सख्त अधिकारी आके बैठ जाए, सबकी दुकान बंद हो जाती है। एक सिपाही लेवल के अधिकारी की इतनी औकात नहीं है अगर 100 लोग भी मिलकर कोई करप्शन की बहुत बड़ा संगठित गिरोह चला सकें। लेकिन एक बड़ा अधिकारी, उनका मुखिया, कोई डीसीपी या कोई ज्वाइंट सीपी, स्पेशल जीपी या कोई बड़ा अधिकारी आ जाए और वो अगर ऐसा निकल जाए, तो पूरे डिस्ट्रिक्ट का हालत खराब हो जाती है, पूरी रेंज की हालत खराब हो जाती है। तो इस नार्कोटिक्स के मामले में भी बिल्कुल ऐसा ही है कि कोई ना कोई है जो सवालों के घेरे में है, या फिर सिंडिकेट चला रहा है, या फिर कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है। देखिए, आप एक सवाल समझिए, पिछले लगभग जो जानकारी आ रही है, 1 साल से धंधा चल रहा था। 1 साल में सैकड़ों लोगों को नोटिस भेजे गए, बुलाया गया। आप नोटिस भेज रहे हैं, इनिशियली आपके पास कुछ तो एविडेंस होना चाहिए। ये तो नहीं है कि मेरे मोबाइल में 50 लोगों का नंबर है, मैं पत्रकार हूं, मेरे पास किसी मंत्री का नंबर भी होगा, किसी बहुत बड़े आईपीएस का भी होगा, ब्यूरोक्रेट्स का भी, जुडिशरी वाले का भी है, और मुझे अरेस्ट कर देंगे तो आप उठा के किसी जज को या किसी डीसीपी को या ज्वाइंट सीपी को, स्पेशल को नोटिस कर देंगे, आप आ जाइए। इनिशियली कुछ तो निकलना चाहिए ना, केवल नंबर होना ही तो अपने आप में सब। मतलब ये मान ले कितने करोड़ का खेल होगा, बिल्कुल संक्षेप में बताइए सुबोध। देखिए, जो जानकारी है कि इसके अंदर ये जो अभी विक्टिम जिसने कंप्लेन की है, उससे 15 लाख रुपए की डिमांड हुई थी, और 2 लाख रुपए की किस्त देने गई थी, और वो बताया जाता है वो इसके खिलाफ भी शायद वो केस वेस है, वो भी डक पैडलिंग में कहीं ना कहीं शायद इन्वॉल्व है। इस तरह के आरोप सामने आ रहे हैं। सच्चाई क्या है तो जांच के बाद सामने आएगी। तो एक छोटे से लेवल के अगर किसी इंसान से 2 लाख रुपए ले गए, 15 लाख की डिमांड हुई है, आप सोचिए उसके अंदर बड़े बड़े पब, क्लब, रेस्टोरेंट मालिकों के नंबर, जाहिर तौर पर सुबोध जी जो बात कह रहे हैं आप, तो मैं आपको अनूप जी एक बात और बता दूं कि यहाँ जो सिस्टम चलता है ना, जो जितनी बड़ी गाड़ी से उतरता है उसको उतने ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं। तो आपने देखा क्लब का मालिक है तो 10 लाख देगा, कोई बहुत बड़े होटल रेस्टोरेंट चैन का मालिक है तो 50 लाख रुपए देगा। तो जेल से तो सबको डर लगता है। मतलब एक करोड़ से भी ज्यादा का खेल है सुबोध। ये करोड़ों का खेल है, और निश्चित रूप से डीसीपी की जानकारी में रहा होगा, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि डीसीपी को जानकारी ना होगी, 1 साल से कोई खेल चल रहा है और आप चुपचाप बैठे हैं, आपको पता ही नहीं है। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं इसके भी तार जुड़े हो सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सुबोध जी, आपने बहुत अच्छी बात बताई और जानकारी भी दी कि भाई कैसे पूरा खेल चलता है पूरा अपना। सवाल अब भी वही है और बड़ा है कि आखिर खाकी पर भरोसा कोई कैसे करे। दिल्ली पुलिस जिसे देश की शान कहा जाता है, कैसे उसकी नाक के नीचे कोई पुलिस अधिकारी करोड़ों की वसूली करता है और फिर गायब हो जाता है। क्या इतना आसान है दिल्ली पुलिस को धोखा देना, या फिर एक नुमाइंदे की गिरफ्तारी कर किसी बड़े अधिकारी को बचाने की कोशिश हो रही? क्योंकि इतना बड़ा सिंडिकेट चलाना किसी एक पुलिस वाले के बूते की बात नहीं है। सवाल वही है कि आखिर इन सब के पीछे किसका हाथ है और कौन है। हम पूरी परत खोलेंगे, जैसे जैसे वक्त आएगा सबको बेनकाब भी करेंगे। देखते रहिए आप भारत एक्सप्रेस।